तो चलिए देखिए, उपधमानिया नाम ओष्ठो, जो बात कर रहे थे हम, उ, अभी से देखिए पु, इस उ की ये दीर्घ उ लगा है, तो इसमें से हमने देखिए, इसमें से अगर हमने अलग अलग किया तो ये आपका इधर निकला, उ इधर निकला ये। तो अब देखिए यहाँ से उ पु, पु का मतलब प वर्ग, और यहाँ से उ एक निकला तो उपधमानीय हो गया। तो उपधमानीय, उपधमानीय का मतलब पा से पहले अर्ध विसर्ग और फा से पहले अर्ध विसर्ग। अगर ये लगा दें कि ये उपधमानीय वर्ण कहलाते हैं, अगर इसमें से क्वेश्चन आ भी जाए उपधमानीय वर्ण कौन से होते हैं, तो जहां भी ये लगे हों इस तरह से वो उपधमानीय हैं। अब यहाँ देखिए पू का मतलब प वर्ग, प फ ब भ होगा, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो ये आपके उच्चारण स्थान, आपके पांचों वर्गों के उच्चारण स्थान हो गए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसे नोट, उसके बाद इसे नोट कर लेना। इसके बाद आगे के सूत्र हम बताते हैं। अब चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे हम बात करते हैं छठे की, यानी छठा जो सूत्र आएगा वो क्या होगा। यमंगणना नाम नासिका चा। ध्यान से समझने की बात है, पहले ही हमने बताया था यमंगणनम मतलब या, मा, अंगा, अणा, ना, ये आपके 5 वर्ण हैं। इनका उच्चारण स्थान का उच्चारण स्थान, ये चा लगा, इसका मतलब और या भी, ठीक है। नासिका भी है। कैसे, देखिए यहां चा वर्ग में आया था तो इचु ऐसा नाम तालु, तो इसका तालु भी है और नासिका भी है, यानी ये तालु नासिका दोनों से बोला जाएगा। ये आपका होस्ट और नासिका से बोला जाएगा क्योंकि ये पा वर्ग में आता है। ये आपका का वर्ग में आता है तो ये कंठ और नासिका से बोला जाएगा। ये आपका टा वर्ग में आता है तो ये मूर्धा नासिका से बोला जाएगा। ना आपका दंत मतलब चा वर्ग में, सॉरी, ये आपका आता है ता वर्ग में, तो ता वर्ग आपका लिरी तुलसा नाम दंता, तो ये दांत और नासिका से बोला जाएगा। तो ये जो है इनके वो तो उच्चारण स्थान जो वर्गों के हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे, उसके साथ साथ ये इसके उच्चारण स्थान में नासिका का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसलिए इनका उच्चारण स्थान इन वर्णों का नासिका भी है। ए दैतो, ए दैतो। अब देखिए इसका थोड़ा सा ए हमने तोड़ के बताया था, आ और ई से मिलके बनता है। तो आ का क्या उच्चारण स्थान है, कंठ, ई का क्या है, तालु। तो ए दैतो कंठ तालु, कंठ तालु। इसका मतलब हुआ ए और दै, देखिए ये ए और दै का, दै में से दा हट जाएगा, ए निकलेगा। ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। अगर इसे ऐसे नहीं याद रख सक रहे, वही 5-6 मेन हैं आपके। इसके अलावा देखिए ए आपको, देखिए ए आपका किस से मिलके बनता है, आ का क्या रहता है, कंठ, और दूसरा क्या होता है इससे, ई का क्या रहता है, तालु। तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु हो गया। 8वां देखिए ओ दो तो। अब देखिए ओ का मतलब, ओ भी आपका आ और ऊ से मिलके बनता है, तो आ का कंठ, ऊ का ओष्ठ, तो इसका हो जाएगा कंठौष्ठम, कंठौष्ठम, कंठ और ओष्ठ। तो इसमें देखिए अब आपका आ गया ओ का मतलब ओ, और दो का, दो से औ निकाल लोगे तो ये हो जाएगा औ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ औष्ठ,
कंठोष्ठ है। कंठ और ओष्ठ, देखिए ओ को अगर हम तोड़ें तो क्या हो जाएगा हमारा, आ और उ, ठीक है। तो आ का क्या है, कंठ, और उ का ओष्ठ, और जब इनकी संधि कर दो तो कंठोष्ठ हो जाएगा। तो ये कंठोष्ठ है, ठीक है। उसके बाद देखिए 9, वकारस्य, दंतौष्ठम, दंतौष्ठम, वकारस्य दंतौष्ठम। वकार का मतलब होता है वा का उच्चारण स्थान, दंतौष्ठ है, दंत और ओष्ठ। वा जो हम बोलेंगे दांत और ओष्ठ दोनों से बोलेंगे। 10वां आपका आ जाएगा जीवामूलीय, जिह्वामूलीय, जिह्वा मूलम। अब ये भी आपको नया कुछ लग रहा होगा, जिह्वामूलीय क्या होते हैं। तो देखिए जिह्वामूलीय, मूल माने होता है जड़, जिह्वामूलीय। ये देखिए पा और फा के आगे हमने अर्ध विसर्ग लगा दिए थे तो वो बन गए थे उपधमानीय। का और खा के आगे इसी तरह के चिन्ह जो अर्ध विसर्ग के चिन्ह हैं ये लगा देंगे तो ये आपके बन जाएंगे जिह्वामूलीय। तो इनका उच्चारण स्थान, स्थान, जिह्वा का मूल, जिह्वा मूल, जिह्वा की जड़, जिह्वा मूल है। जिह्वा मूल का मतलब जीभ की जड़। इसके बाद एक और बचा है आपका 11वां, नासिका अनुस्वारस्य। विसर्ग का तो आपका आ ही गया था उच्चारण स्थान सबसे पहले वाले सूत्र में। अनुस्वार, अनुस्वार क्या होता है, जो बिंदी लगाते हैं ऊपर उसे हम बोलते हैं अनुस्वार। इस तरह से जो बिंदी लगती है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान, स्थान नासिका है। नासिका का मतलब नाक है। ये आपके उच्चारण स्थान पूरे हो गए। तो बहुत आसान है, अगर संस्कृत के सूत्रों के हिसाब से नहीं याद रखेंगे, एक बार अगर ये सूत्र याद कर लिए कभी भी आपका उच्चारण स्थान से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। उच्चारण स्थान से हिंदी में कम से कम एक क्वेश्चन और संस्कृत में कम से कम एक क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन तो हिंदी और संस्कृत दोनों में आने ही आने हैं, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। फिलहाल अभी तक तीसरी क्लास हो गई, तीसरी क्लास से कम संस्कृत से आपका 10% से ऊपर सिलेबस आपका कवर हो चुका है। यानी आप ये मानिए आपके मिनिमम बता रहा हूँ, जितना अभी तक मैंने 3 क्लासों में पढ़ाया है उसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन 100% इसमें से फंसना ही फंसना है। इसके अलावा टेट का नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी होने वाला है। जल्द का मतलब अप्रैल में या मई में जारी हो सकता है, क्योंकि बेसिक शिक्षा परिषद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उस चीज़ को बताया है कि उन्होंने डाला है कि हाँ टेट का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा। टेट देखिए जल्दी होगा जारी, उसके तुरंत बाद का मतलब ये है दिसंबर तक आपका सुपर टेट भी हो जाना है। नोटिफिकेशन चाहे भले ही नवंबर में जारी हो, लेकिन दिसंबर के लास्ट वीक में आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, हो ही जाएगा। इसलिए हताश और निराश ना होइए, सबसे पहले आप तैयारी पर डट जाइए। आपको हम हिंदी और संस्कृत दोनों की क्लासेस अवेलेबल कराएंगे। अभी हम संस्कृत चला रहे हैं, इसके बाद आपको हिंदी की भी साथ साथ लेके चलेंगे और सप्ताह में कम से कम आपको 4 क्लास संस्कृत की मिलेंगी। और आप बिल्कुल भी तैयारी पर जुट जाइए। हालांकि सिलेबस ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप कर सकते हैं। तो आप तैयारी करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।